Hello students and welcome back to this channel. Hope you all are fit and fine. So today's topic is scope of management. The scope of management is very wide because it is a universal process and a social process as well. Management is needed at every level in an organization. Scope of management can be categorized in three forms, which is business management, non-business management एंड अदर एरियाज़ ऑफ मैनेजमेंट। तो जैसे कि आपको मालूम है, ये हमने पहले पढ़ा भी था, मैनेजमेंट एज ए यूनिवर्सल प्रोसेस। तो मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल प्रोसेस है और एक सोशल प्रोसेस है, इसीलिए इसका जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा वाइड है। आप कहीं पे भी देखेंगे मैनेजमेंट इज़ नीडेड, चाहे वो अपने घर के इवेंट हो, आपका डेली रूटीन का जो वर्क होता है वो हो, आपका स्टडी हो या आपका जो भी गोल हो, उसको अचीव करने के लिए मैनेजमेंट रिक्वायर होता है। तो जहाँ पे भी गोल है वहाँ पे मैनेजमेंट अपने आप आ जाएगा। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन का भी एक गोल होता है, इसीलिए वहाँ पे भी मैनेजमेंट तीनों लेवल्स पे होते हैं। जनरल टर्म्स में मैनेजमेंट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। उसमें आ जाते हैं बिजनेस मैनेजमेंट फर्स्ट। तो बिजनेस मैनेजमेंट जैसे कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करते हैं तो उसमें हर एक स्टेप में हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन मैनेजमेंट जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं वहाँ पे भी मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है, क्योंकि हम अचानक से बहुत सारा प्रोडक्शन नहीं कर सकते। जितनी ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड है, जितने प्रोडक्ट हमें सेल आउट करने हैं, डिमांड के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं और उस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए हमें कई सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हमें रॉ मटेरियल चाहिए, अच्छे मशीन चाहिए, स्किल्ड वर्कर्स चाहिए। तो इसलिए प्रोडक्शन मैनेजमेंट में भी मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होता है। सेकेंड इज़ मटेरियल्स मैनेजमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी मटेरियल्स हैं, हर एक मटेरियल कहाँ से हम ऑर्गेनाइजेशन में लेके आएंगे, उसको कहाँ स्टोर करेंगे, हर एक मटेरियल की एक प्रॉपर प्लेस होती है। कितना मटेरियल कितने डिपार्टमेंट्स में जाना है, ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करते हैं, हम मैनेजमेंट के थ्रू ही करते हैं। थर्ड इज़ लेबर मैनेजमेंट मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो कितने रिक्वायर्ड हैं, कितने डिपार्टमेंट में कितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितने वर्कर्स चाहिए, HR डिपार्टमेंट में कितने चाहिए, ऐसे फाइनेंस में सेल्स के लिए हमें कितने वर्कर्स चाहिए। तो ये सब क्या है, मैनेजमेंट है। फोर्थ इज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट मतलब और जो भी हमारी डिमांड है मार्केट की, उस डिमांड को एनालाइज करना और जो भी ऑर्गेनाइजेशन में हमने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया है उस प्रोडक्ट को बाहर मार्केट प्लेस तक लेके जाना। तो इसमें भी मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कौन करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट करेगा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब कि फंड का मैनेजमेंट करना, फंड कहाँ से आएगा और कितना फंड हमें कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है, दिस इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज़ पर्सनल मैनेजमेंट मतलब हर एक डिपार्टमेंट में कितने इंडिविजुअल्स काम करेंगे, कौन सा इंडिविजुअल कौन सा टास्क परफॉर्म करेगा, हर एक इंडिविजुअल के क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, कितनी अथॉरिटी उनको देना है, ये आ जाएगा हमारे पर्सनल मैनेजमेंट में। नेक्स्ट इज़ ऑफिस मैनेजमेंट मतलब पूरा ही ऑफिस को मैनेज करना, जैसे कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हो गया तो वो आ जाएगा हमारा ऑफिस मैनेजमेंट में। ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट में क्या होगा, कहाँ से हमारा रॉ मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन में आएगा और ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्ट है वो कैसे मार्केट प्लेस तक जाएंगे, ये हो गया हमारा ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज़ मेंटेनेंस मैनेजमेंट। तो अगर हमने कोई भी चीज़ बनाई है तो उसको हमें मेंटेन करके भी चलना होगा। ये चीज़ आपने ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन में भी पढ़ा है, तो उसमें आपने जो है मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, मैनेजमेंट इज़ ए प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड मेंटेनिंग। ठीक है, केवल हमें ऑर्गेनाइजेशन को डिज़ाइन नहीं करना है, जो भी हमने डिज़ाइन किया है उसको हमें मेंटेन करके भी चलना है, तो उसमें भी क्या आ जाएगा, मैनेजमेंट टर्म आ जाएगा। नेक्स्ट इज़ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट मैनेजमेंट, कितना प्रोडक्ट बाहर भेजना है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बाहर से अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेके आना है, तो वो हो जाएगा हमारा एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट मैनेजमेंट। एंड द लास्ट वन इन दिस इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च का मतलब क्या है, सर्चिंग ऑफ नॉलेज अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। तो हमें यहाँ पे रिसर्च करना पड़ेगा कि और ऐसे कौन से नई नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं मार्केट में,
अपने प्रोडक्ट में और क्या क्या नया हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं उनकी क्या नीड है। तो इन सारी चीज़ों को रिसर्च करना और उस नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डेवलप करके मार्केट में अगेन लेके आना फॉर बीइंग कॉम्पिटिटिव। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी, इसमें भी क्या आ जाएगा, मैनेजमेंट आ जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें, ये तो हमने देखा था बिजनेस मैनेजमेंट, एक बिजनेस में कैसे मैनेजमेंट को हम यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं कि नॉन बिजनेस मैनेजमेंट में क्या काम है मैनेजमेंट का। तो जैसे कि आ जाता है हमारा एनवायरनमेंट मैनेजमेंट। तो एनवायरनमेंट मैनेजमेंट मतलब कि अपने एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन फ्री रखना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, ये सारी चीज़ें हमें किसी ने कहा नहीं है, बट हम खुद से ये चीज़ कर रहे हैं। ये हमारा एक नॉन बिजनेस मैनेजमेंट है। तो हम क्या करते हैं, हम जितने पेड़ काट रहे हैं उस दर पे हमें उससे ज़्यादा पेड़ हमें लगाने हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ हमारे अंदर भी है कि हम पेड़ों को जल्दी से ना काटें, अपने एनवायरनमेंट को नीट एंड क्लीन रखें, हाइजेनिक रखें। तो ये सब क्या है, हमारा एनवायरनमेंट मैनेजमेंट में आ जाएगा। ऐसी कई सारी फैक्ट्रीज़ हैं जो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं, तो ऐसी जो फैक्ट्रीज़ हैं उनको लिविंग एरिया से दूर रखना है। तो ये सारी चीज़ें क्या आ जाएंगी, हमारी एनवायरनमेंट मैनेजमेंट में आ जाएगी। ऐसे ही जितने भी वेस्ट है उसका मैनेजमेंट करना, ये भी हमारे एनवायरनमेंट मैनेजमेंट में आ जाएगा। नेक्स्ट इज़ इवेंट मैनेजमेंट। तो जैसे कि हमारे घर में ही छोटे मोटे फंक्शंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे कोई बिजनेस तो नहीं आता हमको बोलने के लिए कि उसको हमें मैनेज करना है। ये हम कैसे करते हैं, ये हम खुद से मैनेज करते हैं। कि जैसे कि घर में कोई बर्थडे पार्टी अरेंज है, तो खाने का सारा इंतज़ाम जो है मम्मी पापा देख लेंगे, डेकोरेशन का बच्चे देख लेंगे, बाहर का और कोई काम है तो कोई और देख लेगा। तो इस तरह हम क्या करते हैं, अपने छोटे छोटे इवेंट को भी मैनेज करते हुए चलते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज़ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट मतलब कि जो भी अभी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, अब उनमें से हमें हमारे नीड के अकॉर्डिंग हम उन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं। हर कोई आईफोन थोड़ी ना ले लेता है ना। तो हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग मोबाइल को सेलेक्ट करते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारे लिए एक टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट हो गया। ऐसे ही टाइम मैनेजमेंट, तो डेली बेसिस पे हम अपने टाइम को भी मैनेज करते हुए चलते हैं। जैसे कि कितने बजे उठना है, कितने बजे कॉलेज जाना है, कितना पढ़ाई करना है ना, फिर रिवीजन आके करना है, खाना कब खाएंगे, सोएंगे कब। तो ये सब क्या हमारा टाइम मैनेजमेंट है। नेक्स्ट इज़ होम मैनेजमेंट। तो होम मेकर्स कौन होते हैं, हमारी मदर्स होती हैं। तो मदर्स क्या करती हैं, होम को अच्छे से मैनेज करते हुए चलती हैं कि घर में कौन सी चीज़ है, कौन सी नहीं है, कितना सामान मार्केट से लेके आना है। उसी के साथ साथ हम सबका कंट्रीब्यूशन होता है होम मैनेजमेंट में, है ना। हम सब अपने जैसे रूम को हम नीट एंड क्लीन रखते हैं, फादर जो है वो बाहर का सारा चीज़ें देख लेते हैं, मदर जो है घर के अंदर की चीज़ें देख लेती है। तो ये सारी चीज़ें क्या आएंगी, हमारी होम मैनेजमेंट में आएगी। और एक छोटी सी ये बात है कि हम अपने होम को भी, अगर हम केवल अपने सबसे बेसिक जो यूनिट है हमारा होम को भी अगर हम देखें तो उसमें भी मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है, हर किसी का कंट्रीब्यूशन उसमें भी होता है। ऐसे ही पब्लिक यूटिलिटी मैनेजमेंट। पब्लिक यूटिलिटी मैनेजमेंट क्या है, जितने भी पब्लिक आइटम्स हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम बस, ट्रेन, है ना, इन सब का हम यूज़ करते हैं, तो हमें क्या रखना है, इन सब चीज़ों को हमें नीट एंड क्लीन भी रखना और इन सब चीज़ों को हमें डैमेज नहीं करना है। ऐसे ही जितने भी हमारे लिए पार्क्स बनाए जाते हैं, उन पार्क्स को नीट एंड क्लीन रखना। तो ये क्या हो जाएगा, हमारी पब्लिक यूटिलिटी मैनेजमेंट। हेल्थ मैनेजमेंट, तो हर कोई हेल्थ कॉन्शियस आज के टाइम पे है, हर कोई टाइमली रूटीन चेकअप कराता है अपनी बॉडी का, है ना। तो ये सब क्या हमारे हेल्थ मैनेजमेंट में आ जाएंगे। नेक्स्ट इज़ एजुकेशन मैनेजमेंट। एजुकेशन मैनेजमेंट क्या है, जैसे कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है ना, तो हमारे इंडिया की क्या नीड है, एक नेशन की क्या नीड है, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम नए नए चेंजेस अपने एजुकेशन पॉलिसीज़ में करते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम इंडिविजुअल लेवल में देखें तो हम सारी डिग्री तो नहीं ले लेते, है ना। जो हमें हमारे लिए रिक्वायर्ड है, जो हमारा अल्टीमेट गोल है, उस गोल को हम किस डिग्री के थ्रू अचीव कर सकते हैं। जैसे किसी को डॉक्टर बनना है तो वो क्या करेगा, वो MBBS करेगा, है ना। ऐसे किसी को इंजीनियर बनना है तो वो क्या करेगा, BTech करेगा। किसी को एक अच्छा मैनेजर बनना है तो वो क्या करेगा, BBA और फिर MBA करेगा। तो ये सब क्या है, एजुकेशन मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज़ डिफेंस मैनेजमेंट। ऐसे हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट। तो ये सब क्या है, हमारे नॉन बिजनेस मैनेजमेंट में आ जाएंगे। अब हम देख लेते हैं अदर एरिया ऑफ मैनेजमेंट क्या है, जैसे पब्लिक रिलेशन मैनेजमेंट। तो ये जो है बिज़नेस लेवल और नॉन बिज़नेस लेवल दोनों में ही होता है, ठीक है। अगर हम देखें अपनी सोसाइटी में, तो हम अपने आस पड़ोस में अच्छे रिलेशंस बना के चलते हैं कि पता नहीं कब कैसी मुसीबत पड़ जाए और किसकी हमें ज़रूरत पड़ जाए। ऐसे ही अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस में देखें तो हम अपने कस्टमर्स के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप करके चलते हैं ताकि वो हमारे गोल्ड कस्टमर्स में कन्वर्ट हो सकें।
ऐसे ही हमारा कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, अपने कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशंस बना के चलता है ताकि वो उनके परमानेंट कस्टमर्स बन जाएं। और इसके लिए वो क्या करता है, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उन सारे प्रॉब्लम्स को का क्विक सॉल्यूशन करके उन्हें देता है। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, जो छोटी छोटी लड़ाइयाँ हो जाती हैं उसमें भी हम क्या करते हैं, उस कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करते हैं। इनोवेशन मैनेजमेंट, नई नई जो है इनोवेशंस हो रहे हैं आज के टाइम पे, तो कौन सी इनोवेशन हमारे लिए या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी है, उन इनोवेटिव चीज़ों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेके आना और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट करना। कंप्यूटर मैनेजमेंट, ऐसे ही रिस्क मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, कहाँ कहाँ हमें इन्वेस्टमेंट करना है, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम नए नए एरियाज़ को सर्च आउट करेंगे, देखेंगे कहाँ पे हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, तो उन जगहों पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये भी क्या एक मैनेजमेंट है। ऐसे ही सर्वे में हम क्या करते हैं, हम एक क्वेश्चन एयर डिज़ाइन करते हैं और उस क्वेश्चन एयर में हम उन्हीं क्वेश्चंस को इंक्लूड करते हैं जो आगे की हमारी रिसर्च में हमें हेल्प करेगी। तो इस तरह हम क्या करते हैं, हम सर्वेस को कंडक्ट करते हैं। तो सर्वे में हम क्या करते हैं, जैसे हमने 20 क्वेश्चंस ले लिए है ना, वो डिस्क्रिप्टिव भी हो सकते हैं और ऑप्शनल भी हो सकते हैं। तो उसके बेसिस पे आपने कई बार देखा होगा कि जैसे मॉल्स में कई बार आपके पास कुछ लोग आ जाते हैं एक छोटा सा परफॉर्मा लेके और कुछ कूपन आपको दे देते हैं और कुछ एक इन्फॉर्मेशन आपसे ले लेते हैं। तो इसी तरह सर्वे जो है हम इंटरनेट के थ्रू भी हम कंडक्ट करा सकते हैं, ये पेड एंड नॉन पेड दोनों ही होते हैं। तो इससे हम क्या करते हैं, सर्वे से कस्टमर की जो भी नीड और रिक्वायरमेंट है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बेसिस पे जो भी उनकी डिमांड है उसके बेसिस पे हम वैसा ही प्रोडक्ट बना के मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। इसके अलावा अगर हम ऑपरेशनल एरिया में देखें तो बिजनेस मैनेजमेंट के ऑपरेशनल एरिया में मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट इन ऑपरेशनल एरिया ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट मे बी क्लासीफाइड एज, तो बिजनेस मैनेजमेंट में ऑपरेशनल लेवल जो है 4 पार्ट्स में या 4 कैटेगरीज में क्लासीफाइड किया गया है, दैट इज प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड पर्सनल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट। इट इम्प्लाइज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द प्रोडक्शन फंक्शन so as to produce the right good in right qualities at right time and right cost. It includes following activities. तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या है, जब भी हम कोई भी प्रोडक्शन करने जाते हैं तो उसको प्रॉपरली प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना मटेरियल्स को और ह्यूमंस को, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करना और जो भी हमने प्लान किया था एज इट इज़ उसको कंट्रोल करके रखना। तो यही है प्रोडक्शन। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम सही प्रोडक्ट को बना सकें, सही क्वांटिटी में बना सकें, सही समय पे बना सकें और कम से कम राइट कॉस्ट पे हम उसको मैन्युफैक्चर कर पाएँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कई सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे डिज़ाइन करना अपने प्रोडक्ट को, डिज़ाइनिंग द प्रोडक्ट। सेकेंड इज लोकेशन एंड लेआउट ऑफ प्लांट एंड बिल्डिंग। हम जो भी हम फैक्ट्री बनाने जा रहे हैं, सेटअप करेंगे फैक्ट्री का, उसको हमें कहाँ करना है, लोकेशन कैसी होगी और उसका पूरा लेआउट कैसा होगा हमारे प्लांट का, जैसे बिल्डिंग कैसी होगी, एचआर डिपार्टमेंट कहाँ होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट कहाँ होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट कहाँ होगा, हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहाँ होगा, ये सारी चीज़ें जो है लेआउट करना उस एरिया में। अब जब भी हम लोकेशन को सेलेक्ट करते हैं तो उसमें हमें ये भी देखना होता है कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा ना आए और कोई उस जो लैंड हम लेने जा रहे हैं उस लैंड में कोई लीगल इशू तो नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद हम लोकेशन को सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद लेआउट करते हैं वहाँ पे अपनी प्लांट एंड बिल्डिंग को। नेक्स्ट इज़ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द फैक्ट्री ऑपरेशन। तो हमारी फैक्ट्री में जो भी काम हो रहे हैं उसको प्लान आउट करना और उनको कंट्रोल करके रखना। नेक्स्ट इज़ ऑपरेशन ऑफ परचेज एंड स्टोरेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट क्या है, जहाँ से हम सामान ले रहे हैं। स्टोरेज मतलब जो भी सामान हमने लिया है उसको प्रॉपरली स्टोर करके रखना। ऐसा ना हो कि वहाँ पे सीडन हो या पानी आता हो जिसके वजह से हमारा रॉ मटेरियल जो है वो ख़राब होते जा रहा है और इसके वजह से क्या होगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ रिपेयर एंड मेंटेनेंस। जो भी मशीन्स हमारी ख़राब हो रही हैं उनको तुरंत रिपेयर करना और उनको मेंटेन करके चलना। नेक्स्ट इज़ इन्वेंट्री कॉस्ट and quality control. So the inventory cost involves the expenses associated with purchasing, storing and maintaining inventory throughout the e-commerce supply chain. ठीक है, तो इन्वेंट्री कॉस्ट क्या है कि जो भी एक्सपेंसेस हम कर रहे हैं इन परचेजिंग में, जो भी इन्वेंट्री है उसको परचेज करने में, देन उसको स्टोर करने में, उसको मेंटेन करने में,
तो ये सारी जो कॉस्ट हमारी इन सारी एक्टिविटीज़ में पड़ रही है वो कैसी होनी चाहिए, वो मिनिमम से मिनिमम होनी चाहिए। और उसी के साथ साथ हमें क्वालिटी के साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्वालिटी भी हमें उसमें बेस्ट देनी है। एंड लास्ट वन इज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो रिसर्च हम क्या करते हैं, रिसर्च इज़ सर्चिंग ऑफ नॉलेज अगेन एंड अगेन, मतलब कि नई नई चीज़ों को सर्च आउट करना, या फिर जो भी हमारे कस्टमर्स हैं उनकी डिमांड को फाइंड आउट करना, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है उसको फाइंड आउट करना, और उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना। नेक्स्ट इसमें आ जाता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। इट रिफर्स टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर्स नीड एंड सप्लाइंग देम द गुड एंड सर्विसेज विच कैन सेटिस्फाई देयर वांट। तो मार्केटिंग क्या है, आइडेंटिफाई करना कि हमारे कंज्यूमर्स का की जो नीड है वो क्या है, और जो भी उनकी नीड है उसी के अकॉर्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज को बनाना और उन तक पहुंचाना, ताकि वो अपनी वांट्स को वहाँ पे सेटिस्फाई कर पाएँ। दिस इन्वॉल्व्स मैनी एक्टिविटीज़ लाइक फर्स्ट इज़ मार्केटिंग रिसर्च टू डिटरमाइन नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर। तो हम मार्केटिंग क्यों करते हैं, मार्केटिंग रिसर्च क्यों करते हैं, ताकि हम अपने कस्टमर्स की नीड को हम जान सकें, उनकी एक्सपेक्टेशंस को हम पहचान सकें, और उसके अकॉर्डिंग हम उनको प्रोडक्ट्स बना के दे पाएँ। सेकेंड इज़ प्लानिंग एंड डेवलपिंग सूटेबल प्रोडक्ट। तो जो भी नीड हमने फाइंड आउट की हैं कस्टमर्स की अभी तक, जो भी एक्सपेक्टेशन है उनकी, उसके अकॉर्डिंग सूटेबल प्रोडक्ट्स को प्लान आउट करना और उसको डेवलप करना। नेक्स्ट इज सेटिंग एप्रोप्रिएट प्राइस। इसी के साथ साथ जो भी हम प्राइस उनकी रख रहे हैं वो प्राइस बहुत हाई ना हो। अगर बहुत ज़्यादा हाई हम प्राइस रख लेंगे तो क्या होगा, कोई उसको खरीद ही नहीं पाएगा। और अगर हम उसकी प्राइस को बहुत ज़्यादा लो कर लेंगे तो लो प्राइस के साथ हमेशा याद रखना कस्टमर्स लो क्वालिटी को एसोशिएट कर लेते हैं। इसीलिए हमें प्राइस कैसे रखना है, ना तो बहुत ज़्यादा हाई रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा लो रखना है। नेक्स्ट इज सिलेक्टिंग द राइट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सही चैनल के थ्रू हमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, भले ही हम ऑनलाइन क्यों ना भेज रहे हों, ठीक है, भले ही हम स्टोर्स में क्यों ना दे रहे हो, भले ही हम मॉल्स में क्यों ना दे रहे हो, तो हमें क्या करना है, राइट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट इज प्रमोशनल एक्टिविटीज़ लाइक एडवर्टाइजमेंट, सेल्स पर्सन ग्रुप्स एट्सेट्रा। ठीक है, तो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को भी हमें इसके साथ करना है, क्योंकि अगर हम एडवर्टाइज़ नहीं करेंगे, अपने प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो कस्टमर्स को पता ही नहीं चलेगा ना। इसीलिए हमें एडवर्टीजमेंट देना होता है जिसमें हमें उस प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करनी होती है, या फिर हम सेल्स पर्सन का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज टेकिंग फीडबैक फ्रॉम कस्टमर्स। केवल प्रोडक्ट बना के कस्टमर्स तक पहुंचाना ही एक ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं है, या मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम नहीं है। उसका प्रॉपर फीडबैक भी लेना कि क्या नीड एंड एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हमने प्रोडक्ट बनाया है, क्या कस्टमर्स उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हैं। अगर है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो क्यों नहीं है उसको फाइंड आउट करना, और फिर जो भी रिलेटेड चेंजेस हैं वो अपने प्रोडक्ट्स में लेके आना। नेक्स्ट इज फाइनेंस मैनेजमेंट। इट सीक्स टू एंश्योर द राइट अमाउंट एंड राइट टाइप ऑफ फंड टू बिजनेस एट द राइट टाइम एंड एट द रीजनेबल कॉस्ट। इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग एक्टिविटीज़। ठीक है, तो फाइनेंस मैनेजमेंट क्या है, कितना फंड ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर्ड है उसको सही समय पे लेके आना, और रीज़नेबल कॉस्ट में लेके आना। रीज़नेबल कॉस्ट में मतलब ऐसा ना हो कि हमने लोन लिया है और उस लोन का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, तो कल को हम वो लोन भर ही नहीं पा रहे हैं, चाहे जितना भी हमारा प्रॉफिट हो, है ना। तो हमें रीज़नेबल कॉस्ट में फ़ंड को लेके आना है, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन में फ़ंड आ रहा है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी करना है। तो इसमें भी कई सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, जैसे फर्स्ट इज़ एस्टिमेटिंग द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड। ठीक है, पता करना कि हमारे शॉर्ट टर्म फंड हमें कितनी रिक्वायरमेंट है और लॉन्ग टर्म फंड की हमें कितनी रिक्वायरमेंट हो सकती है। नेक्स्ट इज सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ फंड। कहाँ से हम पैसा लेके आएंगे, वो एप्रोप्रिएट सोर्स को फाइंड आउट करना और सेलेक्ट करना। रेजिंग द रिक्वायर्ड फंड एट द राइट टाइम। सही समय पे उतना अमाउंट जितना ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर्ड है उतना पैसा सही समय पे लेके आना। नेक्स्ट, एंश्योरिंग प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड एलोकेशन ऑफ रेज्ड फंड। जो भी पैसा हम ऑर्गेनाइजेशन में लेके आए हैं, ठीक है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए या प्रॉपर एलोकेशन होना चाहिए कि कितना सैलरी में जाना है, कितना रॉ मटेरियल्स में जाना है, कितना हम सेव करके चलेंगे, कितना हम आगे इन्वेस्ट करेंगे। तो ये सब क्या है, उस फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। एंड लास्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अर्निंग। जो भी अर्निंग हम कर रहे हैं, है ना, जैसे कि प्रोडक्ट्स को हमने बेचा उससे जो भी प्रॉफिट्स हमारे पास आ रहा है, तो जो भी हम अर्निंग कर रहे हैं उसका एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर वे में करना। फोर्थ है इसमें ह्यूमन रिसोर्स और पर्सनल मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बोलते हैं या पर्सनल मैनेजमेंट बोलते हैं, दोनों ही एक ही चीज़ होती हैं। इट इंक्लूड्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग द प्रोक्योरमेंट और रिक्रूटमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन,
मेंटेनेंस एंड इंटीग्रेशन ऑफ HR ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या है? प्लानिंग करना, प्लान आउट करना कि कितने ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमंस रिक्वायर्ड है हर एक लेवल पे। देन ऑर्गेनाइज करना, उन सारे ह्यूमंस को ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइज करना कि कितने टॉप लेवल में होंगे उनके स्किल के अकॉर्डिंग, मिडिल लेवल में कितने होंगे उनके स्किल के अकॉर्डिंग और जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग, और लोअर लेवल पे कितने की रिक्वायरमेंट है और उनकी रिक्वायर्ड स्किल्स क्या होंगी, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। और उन सारे ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करके रखना। तो जितने भाई हमने रिक्रूटमेंट किया, मतलब प्रोक्योरमेंट मतलब क्या है, रिक्रूटमेंट किया हमने ऑर्गेनाइजेशन में, उनको हम लेके आए हैं, उनको रिक्रूट करना, और केवल रिक्रूट ही नहीं करना, उनको डेवलप भी करना। जैसे राइट टाइम पे हमें उनको प्रमोशंस देना है, हमें ट्रेनिंग भी देनी है, उनका हमें डेवलपमेंट भी करना है। ऐसे ही कंपनसेशन, मतलब हर एक लेवल के इंडिविजुअल को उनके टास्क या उनके वर्क के अकॉर्डिंग उनको रेन्यूमरेशन प्रोवाइड करना, उनको कंपनसेशन देना। देन मेंटेनेंस, उनको मेंटेन करके रखना, एंड इंटीग्रेशन ऑफ HR ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो उनको मेंटेन करके रखना और जितनी भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनमें उन सभी ह्यूमंस को इंटीग्रेट करके रखना और इन्वॉल्व करके रखना। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटीज़। तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे, जैसे रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मतलब रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है जिसमें हम एडवर्टीजमेंट देते हैं, जॉब प्रोफाइल के बारे में बताते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हम इंडिविजुअल को मोटिवेट करते हैं कि वो पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करें। मैन पावर प्लानिंग, तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इन फ्यूचर कितने मैन पावर्स की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसको प्लान आउट करना और उसके अकॉर्डिंग अपने ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट करना। नेक्स्ट इज सिलेक्शन। तो सिलेक्शन जो है हमारा नेगेटिव प्रोसेस होता है, क्योंकि जितने भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू हमारे पास एप्लीकेंट्स आए हैं उन एप्लीकेंट्स में से हम सिलेक्ट करते हैं बेस्ट इंडिविजुअल को। नेक्स्ट इज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो अपने ऑर्गेनाइजेशन में केवल रिक्रूटमेंट करना या सिलेक्शन करना, यहीं पे हमारा काम स्टॉप नहीं होता, हमें अपने रिक्रूटेड एम्प्लॉयज़ को समय समय पे ट्रेनिंग देनी होती ताकि उनकी स्किल्स में डेवलपमेंट हो पाए। नेक्स्ट इज़ अप्रेजल। तो हम परफॉर्मेंस का अप्रेजल करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में ताकि हम इंडिविजुअल्स को वहाँ पे मोटिवेट कर सकें और उस अप्रेजल के बेसिस पे हम उनको फर्दर रिवॉर्ड्स भी देते रहते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र। तो ऑर्गेनाइजेशन में हम इंडिविजुअल का हम सेम लेवल पे ट्रांसफ़र करते हैं और हायर लेवल पे उनका प्रमोशन करते रहते हैं। नेक्स्ट इज़ रिटायरमेंट। तो अबव 60 ईयर्स, 60 एज या 62 एज के बाद एक इंडिविजुअल रिटायर होता है, तो उसके रिटायरमेंट को भी प्लान आउट करना। कंपनसेशन, अगर ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग पीरियड में किसी को कोई फिजिकली कोई हार्म हो जाता है उसको, तो उस इंडिविजुअल को वहाँ पे कंपनसेट करना। नेक्स्ट एम्प्लॉय वेलफेयर एंड सर्विसेज। तो अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के लिए वेलफेयर सर्विसेज को प्रोवाइड करना है, जैसे हम 25% हम एजुकेशन फ़ी बच्चों की भर रहे हैं, या हम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उनको दे रहे हैं, या हम मेडिकल फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, तो ये सब हमारे एम्प्लॉय की वेलफेयर एंड सर्विसेज में आ जाएगा। एंड लास्ट वन इज़ पर्सनल रिकॉर्ड एंड रिसर्च। हर एक इंडिविजुअल के पर्सनल रिकॉर्ड को मेंटेन करके चलना, और जो भी मार्केट में न्यू स्किल्स हैं, अच्छे इंडिविजुअल्स हैं, उनको भी मतलब एक रिसर्च फॉर्म में रखना कि ऐसे कौन से कॉम्पिटिटिव इंडिविजुअल्स हैं मार्केट में जिनको हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेके आएंगे तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन और ज़्यादा डेवलप होगा। तो ये थे स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। तो स्कोप ऑफ मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा वाइड है। तो अगर हम नॉर्मली देखें जनरल वे में, तो स्कोप ऑफ मैनेजमेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। उसमें आ जाएगा बिजनेस मैनेजमेंट, नॉन बिजनेस मैनेजमेंट एंड अदर एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। और अगर हम ऑपरेशनल लेवल की बात करें बिजनेस की, तो उसमें 4 आ जाएंगे, वो है प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट एंड पर्सनल मैनेजमेंट, जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी बोलते हैं। तो क्लास ये था आज का लेक्चर। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।